हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फिज़िक्स के लेके आए हैं आपके लिए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी आपके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो फटाफट से हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अपने नोट्स में नोट करते रहिए और रिवीजन के वक्त ये आपको बहुत काम आएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अगर मैं देखना चाहूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि आपको रेसिस्टेंस से क्वेश्चन आ जाता है और सिंपल फार्मूले भी आता है, लेकिन गलतियाँ कहाँ होती हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज 3 रेसिस्टेंस हैं, 3 रेसिस्टेंस है आपके पास, 1 2 3। ओके, ये है 5 ओम, ये है 6 ओम, ये है 3 ओम। अब पूछा है रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आपको बताना है। तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस के लिए क्या करना है, इसको चूँकि सीरीज में सबको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ी बात फंसती है जब पैरेलल आपसे कोई पूछता है। सपोज मैंने आपको रेसिस्टेंस दिए, 3 रेसिस्टेंस जो आपस में पैरेलली कनेक्ट हैं। ये 2 ओम है हमारा, 2 ओम, ये 3 ओम है और ये 4 ओम है। ठीक, तो 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के रेसिस्टेंस है, पैरेलली कनेक्ट है। अगर हम आपसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछें, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो सबको पता है फार्मूला इसका कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फार्मूला जो होता है वो होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ओके, सबको पता है, ये तो बेसिक फार्मूला है 10th 9th का। दिक्कत कहाँ होती है, सारे बच्चे इस फार्मूले को लगा के आंसर टिक करके चले आते हैं, गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? देखो, आपने जो फार्मूला पढ़ा था वो 1/R इक्विवेलेंट का पढ़ा था। देखा कहाँ गलती की? यहाँ, मतलब जब आपने फार्मूला आर इक्विवेलेंट का लिख दिया तो आपने लिखा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, बट वो तो उसका रेसिप्रोकल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपने फार्मूला जो पढ़ा था वो 1/R इक्विवेलेंट का है। इसलिए गलतियाँ ना करें, इस फार्मूले को बेसिक ना समझें, क्वेश्चन इसी से आएगा। आपके पेपर में ऐसे रखा रहेगा, 3 रेसिस्टेंस देंगे पैरेलल में, आपको उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछेगा, फटाक से आपको खाली निकालना है। ओके, ठीक है। रेसिस्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो आप पढ़ते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, तो वो फार्मूला भी आप लिख लीजिए। रिलेशन अगर आए तो आप इसको बता दीजिएगा। ओके, तो ये फार्मूला है R = ρL/A। रो क्या होता है? ये रेसिस्टिविटी होता है। L क्या होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। A एरिया ऑफ कंडक्टर। R क्या होता है? रेसिस्टेंस। तो R = ρL/A, ये भी आपको याद रखना है। अब रेसिस्टेंस की और बात कर लें। रेसिस्टेंस के बारे में एक और क्वेश्चन आ जाता है डायमेंशन का इसके। तो डायमेंशन का क्वेश्चन, डायमेंशन के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, उससे बाहर ना BHU में आया ना इसमें आएगा। ठीक है, क्या था इसका शॉर्टकट था, मैंने कहा था मालता आप लिख लेना MLTA, उसके बाद 12 - 32 आपको लाइन वाइज लिखना है। M के ऊपर 1, L के ऊपर 2, फिर -32 यानी T के ऊपर -3 और A के ऊपर -2। ओके, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। जहाँ आपको 12 - 32 दिखेगा टिक करके चले आएगा रेजिस्टेंस, ये हो गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन फंसता है जब आप कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। ये भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में रखा, समझिए। पहला केस बात करते हैं जब सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं, जैसे पैरेलल में जब कनेक्ट होते हैं। सपोज दैट पहला केस हम लोग ने लिया जो पैरेलली है। ठीक, आपके पास 2-3 रेसिस्टेंस होंगे जो पैरेलल में आपस में कनेक्ट हैं, कैपेसिटेंस सॉरी, ये सीरीज में 3 4 हमने सीरीज में ले लिया, 1 ओम का, समझाने के लिए लिया है बस। देखो, जब रेसिस्टेंस में सीरीज में लेते थे तो सबको आपस में जोड़ देते थे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल आता था। मगर कैपेसिटर का उल्टा होता है रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कैपेसिटेंस। ओके, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला, जो रेसिस्टेंस का फार्मूला सीरीज में था वो पैरेलल में हो जाएगा, पैरेलल का सीरीज में, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। मैंने क्या बताया था, याद रखना है, पूरा फार्मूला याद रखना, और जो आंसर आपका निकल आएगा वो 1/CE का रहेगा। ठीक है, और 1/CE का जो आंसर निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा, मेरी बातों को ध्यान रखिए, गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। लास्ट में जो आपका निकल के आएगा रिजल्ट वो 1/C इक्विवेलेंट का होगा, उसे आपको उल्टा कर देना है, वो आपका आंसर होगा। जैसे आपका आंसर 1/C इक्विवेलेंट का 4/3 आया तो आपको उसको उल्टा कर देना है, 3/4 आंसर आपका होगा। अच्छा, यही कैपेसिटेंस अगर मैं पैरेलल में जोड़ दूँ तो, यही कैपेसिटेंस अगर मैं पैरेलल में जोड़ दूँ, सपोज़ एक ये और एक ये, 3 ठो मैंने जोड़ दिया। ओके, तो क्या होगा, इन सबको आपस में एज इट इज़ जोड़ देना, बस आंसर आ जाएगा आपका। और हो सकता है पैरेलल वाला ही केस आपके में आए। जैसे मैं देखूँ, ये दिया है, ये दिया है,
और एक ये दिया है, और तीनों का मान लिख देता हूँ। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और तीनों का इक्विवेलेंट अगर पूछता है आपसे तो इनको खाली जोड़ देना, 3 को, 4 को और 5 को। 5 4 9 9 3 12 आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस में आता है? माइक्रो फैराड में। ये भी यूनिट याद रखिएगा, कहीं अगर नैनो फैराड दिया है तो भी सही है। ये और छोटी यूनिट है, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है और नैनो 10⁻⁹ होता है। ओके, चलो अब और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। कैपेसिटेंस देखते हैं। कैपेसिटेंस, इसका जो फार्मूला होता है, ये बेसिक फार्मूला होता है Q/V। हो सकता है आपके एग्जाम में यही आए, इलाहाबाद यही पूछता है। अगर थोड़ा और लेवल बढ़ा के पूछ लिया तो कैपेसिटेंस का एक फार्मूला और आप याद रखिए, ε0A/d। ठीक, ओके, ये फार्मूला आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो Q/V याद रखिए, V क्या है? पोटेंशियल, Q क्या है? चार्ज, और इसको याद रखिए C = ε0A/d। और एक फार्मूला अगर आपको कह दे कि कोई डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बीच में रखा रहता, आपको रटना ही है, जो मैं बता रहा हूँ रट लो, ऐसे समझ में आए तो ठीक, और नहीं समझ में आए तब भी रट लो, क्योंकि पेपर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद पढ़ते रहना, ठीक है। बाकी मैं इतना टाइम नहीं है ना आपके पास ना मेरे पास कि मैं आपको सारी चीज़ें समझा पाऊँ। मेरे पास तो है, आपके पास नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। तो एक अगर आपको कह दें कि एक डाइलेक्ट्रिक बीच में रख दिया जाता है, सपोज दैट ये हमारे कैपेसिटर की प्लेट है, ये प्लेट है एक, और ये दूसरी प्लेट है, फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक, के। तो पूछा जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है वो के टाइम्स बढ़ जाता है, मतलब जो पहला कैपेसिटेंस था उसका के टाइम्स हो जाता है, ठीक। और अगर ये के डाइलेक्ट्रिक जो भरा है उसकी थिकनेस टी हो, तब आपका फार्मूला यही कैपेसिटेंस का चेंज हो जाता है, ε0A/d-t प्लस में T/K। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? इसलिए ताकि एक बार आप देखे रहें यार, कम से कम एक बार फार्मूला देखे रहेंगे तो आपको कम से कम, अगर पेपर में आपको 4 विकल्प दिया है, 4 ऑप्शन, तो देखे रहेंगे तो एक को टिक कराएंगे, और जब कभी देखा ही नहीं है तो क्या टिक कराएंगे, इसलिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या हम लोग देखें। चलो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, थर्मोडाइनमिक्स से एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि अगर वर्क डन 0 हो, 1 मिनट, वर्क डन अगर 0 हो तो रिलेशन पूछ लिया जाता है, पहला ΔU = -ΔQ, दूसरा ऐसे देखिए ΔQ -ΔU = 0, या तीसरा देके पूछ लिया जाता है कि ΔU = 0, या चौथा देके पूछ लिया जाता है ΔQ = 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे वर्क डन = 0 पूछ लिया या हीट 0 पूछ लिया कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं है, मान लो कोई प्रोसेस दे दिया जो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हीट का ट्रांसफ़र ना हो, जैसे कि मैंने आपको एक कमरे में बंद कर दिया, उसके अंदर से ना हीट बाहर जा रही है ना बाहर से कोई हीट अंदर आ रही है, तो उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में फिक्स है, देखो इतना बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है और बहुत तुरंत उड़ जाएगा। एक फार्मूला आपको रटना है इसके लिए, क्या कि ΔU, ठीक है, प्लस ΔQ = ΔW। ओके, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक है, ΔQ = ΔW प्लस ΔU, ठीक, ये फार्मूला होता है। अब आप क्या होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है फिजिक्स में, ठीक है। कहने मतलब है जो हीट आपने किसी सिस्टम को दी है, या तो उससे वो वर्क डन करेगा, यानी कोई कार्य करेगा। जैसे मैंने तुमको 2 थप्पड़ मारा तो या तो तुम कोई कार्य करोगे, और या तो तुम चुपचाप बैठ के वहाँ रोगे, तो यानी या तुम इंटरनल एनर्जी में चेंज करो या तुम वर्क करोगे। यदि मैं तुमको हीट देता हूँ तो आप उसने क्या कहा था, अब देखो ये रिलेशन आपको ऐसे रट लेना है, कोई भी क्वेश्चन इससे आएगा आप कर लेंगे। जैसे मान लिया हीट ट्रांसफ़र 0 है, हीट ट्रांसफ़र 0 है तो इसका मान 0 रख देना आप, और यहाँ से क्या निकलेगा, ΔU = -ΔW, ठीक। अगर आपको कह दिया कि वर्क डन 0 है, ΔW = 0 है, तो आप क्या करेंगे, इसको 0 रख देंगे, तो आपको निकल आएगा ΔU = ΔQ। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन इसका निपटा सकते हैं। तो मैंने आपको 4-5 टॉपिक समझा दिए, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।